अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के अंदर तरमीम की जाएगी और इसी असना में बिल आज पेश कर दिया गया असम्बली के अंदर। इसमें तजवीज़ की गई है कि पाकिस्तान के दिफा और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ किसी भी शख्स को या तो सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस या फिर अफवाज पाकिस्तान हिरासत में ले सकती हैं और ये हिरासत 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है। इस सिलसिले में जो शिकायत आए या कहीं से कोई मुसद्दिका इत्तलात मिले उसकी जांच पड़ताल के लिए GIT भी कायम की जाएगी, जिसकी भी फिर मज़ीद तफसील दी गई है। अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे और वो भी डिस्कस करेंगे। अब ये कमोबेश वही शिक है जो कि सानिहा APS के बाद 2016 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, लेकिन उसके अंदर एक सनसेट क्लॉज यानी वो एक वक्त के बाद उस वक्त 2 साल रखा गया था, ख़त्म हो गया था और इस दफ़ा भी यही कहा गया है कि 2 साल तक ये लागू रहेगी, 2 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस तरह की जो शिकें होती हैं या कानून साजी होती है उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंसर्न ये शो किया जाता है कि बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर ना हो और साथ ही साथ इस कानून या ऐसी कानून साजी को जिसमें इतने लंबे अरसे के लिए इस तौर पर हिरासत में रखने की बात हो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या गलत तौर पर भी इस्तेमाल ना किया जाए। ये कंसर्न्स एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का ये जवाज़ है और वो ये कहती है कि जिस तरह सिक्योरिटी सूरत हाल है और ख़ासकर बलूचिस्तान और दीगर मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इस तरह की मजबूत कानून साजी की जाए। इसी डिलेमा और पैराडॉक्स के दरमियान में हम अपने तजियाकारों से ज़रा क्लैरिटी करने की कोशिश करते हैं। यही सवाल हमने उनके सामने रखा है और जानते हैं उनकी क्या राय है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आप कहिएगा सबसे पहले, आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया। देखें, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2013 जब आया था तो उसमें हमने ये 3 माह की गिरफ्तारी का जो है वो राइट दिया था और सनसेट क्लास के साथ दिया था। और ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी कौमों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल का सामना होता है तो गैर मामूली कवानीन भी लाए जाते हैं और इस हद तक तो इजाज़त होनी चाहिए कि कवानीन के अंदर जिस किस्म की जराइम की नोयत हो या जिस तरह के चैलेंज का सामना हो उसमें तरमीम लानी चाहिए। पाकिस्तान भी इस वक्त दहशतगर्दी के जो है दहशतगर्दी की एक जंग के साथ नबरदाज़मा है और अफसोस की बात लेकिन ये है कि हम 25 साल होने को आ रहे हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग से नहीं निकल सके हैं। हमारे यहाँ जो कवानीन लाए जाते हैं उस पर तो इस जो है उसका एक वैलिड जवाज़ मौजूद है, लेकिन जो एतराज़ होता है वो इस बात के ऊपर होता है कि इन कवानीन का गलत इस्तेमाल न किया जाए और ख़ास तौर पे सियासी मुखालफिन के ऊपर इन कवानीन का इतलाक़ जो है वो ना हो। बदकिस्मती से जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं 1997 का दहशतगर्दी का जो एक्ट है, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ के दौर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बाद में इसी 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मियां नवाज़ शरीफ को हाई जैकिंग के मुकदमे में भी बंद किया गया था। तो ये एक बदकिस्मती है हमारे यहाँ और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि 25 साल होने को आए हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, ये बार बार दहशतगर्द वापस क्यों आ जाते हैं? हमने उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया है जो इन दहशतगर्दों को बार बार जब हम निकालते हैं इतनी जानों का कुर्बानी देते हैं, हमारे शुहदा, हमारे जवान, हमारे अवाम पाकिस्तान के, और उसके बाद ये दहशतगर्द वापस आते हैं तो उन लोगों के साथ हमने क्या सलूक किया है जो इनको वापस लेके आते हैं। ताहम अभी जो आप बात कर रही हैं तो पाकिस्तान में इन कवानीन के तलाक़ के हवाले से बड़े ही संजीदा सवालात हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बुनियादी जो एक कानून है 16 MPO का, जो कि अंग्रेज़ के ज़माने से मुरव्वज है और आज भी हम देखते हैं कि किसी भी ज़िले के DC साहब जो ही कोई सियासी जमात अपोजिशन की कॉल देती है, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, किसी एक अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, ये सब हुकूमतें इसको एक्सरसाइज करती हैं, तो 16 MPO लगा दी जाती है और सियासी वर्करों को घरों से उठा लिया जाता है। ये वो नौआबादियाती दौर का कानून है जो आज तक राइज है और ये अब पाकिस्तान बनने के बाद हमारे जो शहरी हकूक़ हैं उनकी सरीहन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हमारा आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक
देता है, और जब तक कोई संगीन किसी की तरफ से नक्शे अमन का ख़तरा ना हो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इसका इतनी कसरत से इस्तेमाल किया जाता है कि गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC साहब से ये पावर वापस ले ली थी, और उन्होंने कहा था कि हम ये आर्डर कर रहे हैं कि आइंदा DCs को ये पावर ही ना दी जाए, कि ये यूज़ नहीं बल्कि अब्यूज़ होती है हमारे यहाँ पावर। अब जो आपने आज जो बिल आया है, मैं इसकी इस लिहाज से मुखालफत करूँगा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी का हमारा ऑलरेडी एक्ट है, इसकी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर इंक्वायरी का जो 11 का जो एक्ट है, उसमें पहले से ही हमारे पास 3 माह तक किसी भी मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करने का इख्तियार है, और 30 दिन तक का रिमांड भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन इसमें अदालत में पेश करना होता है। अब आप देखें कि अगर इसमें मजीद 3 माह ऐड कर दिए जाएंगे तो ये तो इंसानी हकूक के लिए एक वाकई इसके ऊपर एक बड़ा सवाल लगेगा कि 6 माह तक आप किसी को कैसे बंद रख सकते हैं। देखें, कत्ल जैसा जो संगीन जुर्म है उसमें भी 14 दिन का जो है वो रिमांड लिया जाता है, और 14 दिन भी बहुत बड़ा टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी बंदे। यहाँ पे तो हमारे पास पहले से ही जो है वो 3 माह का टाइम है। अब अगर हम 3 माह को एक्सटेंड कर रहे हैं तो मुझे बड़ी हैरत है कि आइन के आर्टिकल 10 को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिसमें बड़ा वाज़ेह और लिखा हुआ है कि 3 माह से ज़्यादा अगर आपने किसी को अपनी तहवील में रखना है तो उसका एक तरीक़ाकार पहले से डिफाइंड है। ये जो आर्टिकल 10 है जो अरेस्ट एंड डिटेंशन को जो है वो डील करता है, ये कहता है कि आपने फेडरल रिव्यू बोर्ड के सामने उस केस को ले जाना है कि इस बंदे को 3 माह से ज्यादा। तो आसिफ, ये जो आज तरमीम है इसमें तो लिखा हुआ है, इसके प्रोवाइजो को अगर आप पढ़ें तो इसमें तो लिखा हुआ है कि अगर 3 माह से ज्यादा आपने एक्सटेंड करना होगा तो आर्टिकल 10 की जो शिकें हैं उसको मद्देनजर रख के करना होगा। देखें अलीना, अगर तो ये बुनियादी 3 माह तक है तो मैं इसका हामी हूँ कि चलें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में, लेकिन अगर ये उस 3 माह से इजाफी है, क्योंकि इसमें भी एक क्लैरिटी नहीं है, अगर ये 6 माह है तो फिर तो ये इंसानी हकूक़ की बड़ी एक खुली खिलाफ वर्जी होगी कि 6 माह बहुत बड़ा अरसा होता है। हम 10 दिन इत्काफ बैठते हैं ना मस्जिद में, तो हमें अंदाजा है कि 10 दिन कितना बड़ा टाइम होता है। नैब जब 90 दिन के लिए किसी मुलजिम को बंद करता था तो वो उसको बंद करके छोड़ देते थे, और 1-8 महीने के बाद बंदा कहता था कि शायद मुझे लोग भूल गए, तो वो कहते थे जी हमारे पे कोई केस बनाए, हमें यहाँ से निकालें। मैं माजरत के साथ मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, पहले जो आप जिस शिक का हवाला दे रहे हैं उसमें तो इस तरह था ना प्रिवेंटिव अरेस्ट के सिलसिले में कि आपको अदालत जाना होता था और अदालत से आपको इजाज़त लेनी होती थी। इस वाली के मुताबिक आप हुकूमत की डिस्क्रेशन होगी, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है फौज, दोनों में 3 माह ही है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि दोनों को अलग अलग इतलाक हो सकेगा और वो एक साथ नहीं होगी, क्लब नहीं हो सकेगी 3 माह ड्यूरेशन। देखें, मैं इससे ये मुराद ले रहा हूँ कि ये फर्दर 3 माह के लिए मांगा गया है, क्योंकि पहले जो 3 माह है इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट में इसी जो इसकी क्लास 11 है, इसके तहत 3 माह तक पहले भी जो है हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त यही है कि आपको हर 30 दिन के बाद बंदे को जो है वो फिजिकली उसको पेश करना होता है किसी जज के रूबरू, ताकि उसकी जिस्मानी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सके, और फिर आपको बताना भी होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और क्यों आपको मजीद रिमांड चाहिए 3 माह के दौरान का भी। अब अगर इसमें हम मजीद 3 माह ऐड कर देते हैं और ये 6 माह हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक मुश्किल स्टेप होगा। इंसानी हकूक़ के जो हमारे पैमाने हैं ये उससे बहुत ऊपर की बात होगी। लेकिन अगर ये बुनियादी 3 माह की बात है, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी थी, इस तरमीम की तो जरूरत नहीं थी। अब ये जो तरमीम है ये 6 माह का जो राइट दे रही है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, हमारे इदारों को, तहकीकाती इदारों को, बशमूल फौज को, तो मैं ये समझता हूँ कि 6 माह का वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा है किसी को सिर्फ शुबे में हिरासत में रखने के लिए, क्योंकि ट्रायल का मकसद ये, आपका इन्वेस्टिगेशन का मकसद ये होता है कि अगर आपकी दिलचस्प राय मैं चाहूँगी अगर हम किसी कानूनी माहिर को ले भी सके पैनल के ऊपर तो उससे राय भी ले लेते हैं इसकी मजीद। बेनज़ीर, अगर आपकी किसी से बात हुई हो और ये ज़ेरे गौर आया हो या आपने सवाल किया हो, ऑल्सो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप समझती हैं कि जो कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं उनमें ज़्यादा वजन है, या इस वक्त जो जवाब पेश किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा हैं, उनमें ज़्यादा वजन है?
अच्छा अलीना, ये जो तरमीम है जैसे आपने बताया कि ये तो पहले 2 साल जो थी, जो 2014 से लेकर 2016 तक कानून का हिस्सा थी, और अभी भी यही कहा जा रहा है कि उसको फिर से एक सनसेट क्लॉज के साथ, मतलब 2 साल के लिए फिर से कानून का हिस्सा बनाया जाए। वही तकरीबन वही क्लॉज है, उसको रीप्रोड्यूस करके री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इसमें जो 2 नई क्लॉजेज ऐड की गई हैं, वो एक तो ये है कि हुकूमत और फौज के पास ये इख्तियार होगा कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है, और मैं भी ये समझी हूँ, आसिफ 6 महीने शायद समझ रहे हैं, मैं भी वैसे उसको 3 महीने ही समझी हूँ कि 3 महीने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो उन्होंने वजूहात दी हैं वो सिक्योरिटी भी हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर भी हो सकता है, वो दहशतगर्दी भी हो सकती है, वो नेशनल सिक्योरिटी भी हो सकता है। अब हमारे मुल्क में तो नेशनल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो अगर आप किसी इदारे से पूछें कि आपकी तनख्वाह कितनी है और कितने असासे हैं, तो वो कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। दूसरी जो इसमें जो नया क्लॉज जो डाला गया है, जो पहले भी था, वो ये कि अगर फौज की तरफ से डिटेंशन का ऑर्डर आता है तो जो तहकीकाती कमेटी बनेगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उसमें पुलिस तो होगी ही होगी, लेकिन फौज भी होगी, इंटेलिजेंस एजेंसी से भी लोग होंगे और दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी लोग होंगे। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है, और क्योंकि मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन सवाल जरूर बनता है कि जो कंप्लेनेंट है, अगर फौज कंप्लेनेंट है, तो क्या फौज को एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या तहकीकाती टीम का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं, कि वो कंप्लेन भी करें और फिर तहकीकात भी खुद करें। दूसरी बात जो मेरे ख्याल से जो सबसे अहम सवाल है यहाँ पे पूछने के लिए, वो ये कि ये तो कानून था 2 सालों के लिए, आपने क्या हुकूमत ने, और तब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आपने कोई जायजा भी लिया, कोई डेटा कलेक्ट किया, ये जानने की कोशिश भी की कि तब जब ये 2 सालों के लिए कानून था तो इससे कोई फायदा भी हुआ, कोई दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई, कोई प्रोसिक्यूशन में बेहतरी आई? क्योंकि आपने हमें ये नहीं बताया। मतलब कोई तो वजह बताए ना कि जिसकी वजह से आप वही कानून दोबारा ला रहे हैं, बजाय इसके। ठीक है, बिल्कुल मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं और ये एक मसला है, लेकिन क्या ये कानून उसका हल है या नहीं? और अलीना, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये सिर्फ ये तरमीम नहीं, ये पूरा का पूरा जो कानून है इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। किसान जो है वो अपनी जमीन हुकूमत को नहीं बेचना चाहते पंजाब में, उन पे दहशतगर्दी का आप FIR कर दें। वकील जो है उसका ट्रैफिक का मामला है, उसमें भी आप ATA डाल दें। सियासतदानों पे तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है, उन पे तो ATA लगता रहता है। सहाफियों पे भी बड़ी नॉर्मल सी बात है, उन पे भी ATA लगता रहता है। तो ये जो कानून है ये एक मजाक बन गया है। तो मैं तो कहूंगी ये जो तरमीम है, मेरी जितनी रीडिंग है इसकी, वो ये है कि एक बैड लॉ को आपने वर्स बना दिया है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे तो तकरीबन कोई भी दहशतगर्द हो सकता है कानून के सामने। अच्छा बेनज़ीर, वैसे अगर बेहतर बनाया जा सकता तो आपकी जहन में कोई तजवीज़ है कि किस तरह से बेहतर, या कुछ इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ऐड किए जा सकते थे? देखिए अलीना, इस पूरे कानून को दोबारा शायद देखने की जरूरत है, क्योंकि आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि इस कानून में सबसे बड़ा मसला ये बहुत ही एक ब्रॉड और वेग कानून है। दहशतगर्दी तक की जो डेफिनेशन है वो इतनी ब्रॉड है कि आप किसी के खिलाफ भी उस कानून को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने जैसे देखा कि होता भी है, हर किसी के खिलाफ जो है ये एक जैसे कि कोई बात ही नहीं है, बस ATA डाल दो, 7 ATA डाल दो किसी की भी FIR में। तो सबसे पहले तो इस कानून को देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से कुछ ममालिक में ऐसा होता है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो बैठ के ये फैसला करती है कि किसको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन दे सकते हैं, किसके तहत क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या थ्रेशोल्ड है जिसको आपको पूरा करने की जरूरत है। एक ओवरसाइट कमेटी। लेकिन यहाँ पे अलीना एक जरूर एक मसला है, और वो इस हुकूमत की लेजिटिमेसी का है। कोई भी ये काम हुकूमत करे, इस वक्त उनकी लेजिटिमेसी का एक बहुत बड़ा एक सवाल है। लेकिन इस किस्म के कानून लाना, वो जरूर अभी तो स्टैंडिंग कमेटी में गया, हमें पता है ये पास हो जाएगा, उनके नंबर पूरे हैं, लेकिन ना आपने इस पे कोई डिबेट कराई, ना आपने इस पे कोई बात की, ना आपने हमारे सामने कोई जैसे हम ओवरसाइट कमेटी की बात कर रहे थे, फिर ये भी होता है कि ओवरसाइट कमेटी की अपनी लेजिटिमेसी क्या होगी, क्या उसके ऊपर भी कोई एतबार करेगा या नहीं करेगा इस माहौल के अंदर। बट एजाज सैयद साहब, ये बड़ी लेजिट सवाल उठाया है बेनज़ीर ने, जिसके ऊपर मैं वापस लेके जाना चाहूँगी। आपकी बड़ी इंसाइट है, जब 2016 में ये कानून आया तो उस वक्त से लेके 2 साल के दौरान जब ये रहा, क्या इसका फ़ायदा हुआ रियासत को, और इससे क्या दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाने में मदद मिली, या फिर इसके बरक्स जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ? मेरे ख्याल में इस कानून में जो सबसे अहम
चीज है उसको हम मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे इग्नोर कर रहे हैं। पहले सिविल आर्म फोर्सेस को इख्तियार था, यानी कि जो सिविल आर्म फोर्सेस जिस तरह के रेंजर्स हो गई, एफसी हो गई, वो आई हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी करने के लिए, और टेररिज्म की इजाफी ड्यूटियाँ, पुलिसिंग की इजाफी ड्यूटियाँ उनको दी गई हैं, उनको दिया गया था। इसमें पाकिस्तान, हमारी जो फौज है, उसको भी इस बात का इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी शख्स को अगर वो समझे कि वो टेररिज्म का सस्पेक्ट है, उसे गिरफ्तार कर सकती है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म की फिजा है वो 90s में सेक्टेरियन टेररिज्म से इब्तिदा हुई, और जो हमारा जो टेररिज्म एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, वो बेसिकली जो सेक्टेरियन टेररिज्म है उसको मद्देनजर रखकर बनाया गया था। आपको पता है उस वक्त मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान बड़ी एक जंग थी। पंजाब में एक साल के अंदर 700 बंदा कत्ल हो गया था। तो उस वक्त ये लॉ बनाया गया था कि एक सेक्टेरियन टेररिज्म को हमने डील करना है। फिर 9/11 हुआ, हमने डिसाइड किया कि हम हमायत करेंगे, फिर हम वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बने। तो उस वक्त जो टेररिज्म की जो डायमेंशन है वो चेंज हो गई, वो सेक्टेरियन से निकलकर हम एक ग्लोबल टेररिज्म को लड़ने लग पड़े। हमारी जो फौज है वो स्टेट की तरफ से, क्योंकि स्टेट ने अनाउंस किया था, तो फौज ने जंग लड़ी बाकायदा टेररिज्म के ऊपर, और उसके ऊपर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी ISI, हमारी IB, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस, हमारी FIA, ये तमाम लोग जो है वो लड़ते रहे। लेकिन उस सारे मामले में जो वॉर ऑन टेरर थी, उसमें जो लीड इदारा था वो थी पाकिस्तान की फौज। एट दैट टाइम ये था। फिर जब वक्त गुजरा, साल 2006-7 तक जब मामला पहुंचा, तो उस वक्त हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने सोचा कि हमारी जो टेररिज्म को निमटने की थिंकिंग है या वो स्टाइल है वो मिलिट्री लेड है। इसको एक सिविलियन लेड होना चाहिए, इसकी ओवरसाइट सिविलियन होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक इदारा बनाया एट दैट टाइम 2008 में, नेक्टा उस इदारे का नाम रखा, और कॉन्सेप्ट यही था। और इस नेक्टा को बनाने वाले थे उस वक्त के बड़े सीनियर स्टार पुलिस ऑफिसर तारिक परवेज। उन्होंने कॉन्सेप्ट पेपर लिखा था कि जी सिविलियन ओवरसाइट होनी चाहिए। और एट दैट टाइम जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी, और बाकी स्टेक होल्डर, पीपल्स पार्टी की यहाँ पर गवर्नमेंट थी, आसिफ अली जरदारी सदर थे, वजीर दाखिला रहमान मलिक थे, सबने इस बात को तस्लीम किया। यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने लीड किया था सिविलियन साइड को, और ये समझाया था तमाम लोगों को कि नहीं, हमारे पास जो टेररिज्म को हैंडल करने का मैकेनिज्म है वो सिविलियन ओवरसाइट होनी चाहिए। तो वो सिविलियन ओवरसाइट आ गई, लेकिन आपको पता है कि नेक्टा नहीं चलने दिया गया। अब मामला ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक रियलाइजेशन हमारे लोगों के पास आ गई कि जो टेररिज्म है उसके लड़ने के लिए हम जहां पर ऑपरेशन की जरूरत है वहां पर फौज को जरूर इस्तेमाल करें। आप देखिए स्वात में फौज को इस्तेमाल किया गया, ऑपरेशन कामयाब हुआ, उसकी बहुत बड़ी वजह थी। उसकी बड़ी वजह ये थी, उसके पीछे पूरी एक पार्लियामेंट खड़ी थी और पूरी एक सिविलियन सपोर्ट और सिविलियन ओवरसाइट थी। और स्वात का देखें, फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ तो अगेन उसके पीछे पॉलिटिकल माइट जो पूरी कौम थी। बिल्कुल सही। अब मामला ये हुआ कि ये जो फैसला किया गया है, मेरे ख्याल में हमारी फौज के साथ और हमारे ये जो सिविल आर्म फोर्सेस है उनके साथ भी ज्यादती है। उसकी वजह ये है कि जब ये गिरफ्तार करते हैं तो अगली बात तो ये है कि आप अगर इन्हें गिरफ्तारी का राइट दे रहे हैं तो क्या आप इनको प्रोसिक्यूशन का राइट भी देंगे? क्योंकि ये बहुत बुनियादी सवाल है कि आप कह रहे हैं कि इन अदारों को हम दे रहे हैं कि ये किसी सस्पेक्ट को पकड़ लें। इसका मतलब ये है कि अगर वो पकड़ लेंगे तो कल एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी जाके ये पेश होंगे और बताएंगे कि हमने इस बंदे को पकड़ा है और उसकी ये एविडेंस है। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमारी जो मिलिट्री है उसको भी घसीट रहे हैं और सिविल आर्म फोर्सेस को भी घसीट रहे हैं। फ्रंट लाइन फोर्स हमें मजबूत करनी होगी और हमारी जो फ्रंट लाइन फोर्स है वो हमारी पुलिस है, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी कोई भी टेररिज्म का केस होता है तो वो अदालत में सर जहां आपकी बात सही है वहां एक मेरी गुजारिश है, जहां आपकी बात
बुनियादी तौर पे, असूली तौर पर सही है, वहाँ मेरी एक गुजारिश है, अगर हमें अभी फ़ौरन वॉर फुटिंग्स पे जो चैलेंज हमारे सामने खड़े है उससे लड़ना है तो फिर फ़ौज की तो हमें ज़रूरत है। अगर हुकूमत की बात को मान लिया जाए और इसी नुक्ते को बुनियाद बना के आगे डिबेट में चला जाए तो ये जो JIT इन्होंने बनाई है उसके अंदर ज़ाहिरी बात है जो भी मामलात होंगे, जिस बुनियाद पर ये हिरासत में रखा गया है वो पेश करेंगे, फिर जब जाना होगा अदालतों के अंदर तो ज़ाहिरी बात है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी कि भाई क्यों गिरफ्तार किया, क्या इल्ज़ामात हैं, क्या लगा, वो तो हो जाएगा ना। अलीना, बात जो है ना अहम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि फौज की जरूरत नहीं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो फिर इसमें कोई शक नहीं, इंटेलिजेंस की जरूरत है, नो सेकंड ओपिनियन अबाउट। तो फिर माय पॉइंट सिंपल बात ये है कि आप फौज को जहां पर ऑपरेशन की जरूरत है जरूर लीजिए। अब आप देखिए ना, आप कह रहे हैं कि मुल्क में टेररिज्म ज्यादा हो गया है, लेकिन आप आज के दिन का जो टेररिज्म है इसका डेटा अगर 2013 में, सर वो मेरा सवाल यही है ना कि हुकूमत तो कह रही है कि ये हुकूमत तो यही कह रही है ना कि यहाँ पर फौज की जरूरत है, यहाँ पर चाहे फौज चाहे सिविल आर्म फोर्सेस हो, जिसको शुबा हो या कोई कंप्लेंट आए वो गिरफ्तारी हो जाए, उसमें कोई कबाहत नहीं है। आप समझते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों? नहीं अलीना, दो बातें देखें, जो सबसे ज्यादा टेररिज्म कहां पर हो रहा है, डाटा निकाल लें, 90% इंक्रीज हुआ है टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा में। पूरे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किधर हो रहा है? वो हो रहा है, आप देख लीजिए, वो हो रहा है बलूचिस्तान में। और जो खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म हो रहा है, 5 डिवीजन में से तकरीबन 3 डिवीजन है जहां पर टेररिज्म सबसे ज्यादा हो रहा है। और ये 3 डिवीजन वो है जहां पे हमारी फोर्सेस मौजूद हैं, हमारी सिविल आर्म फोर्सेस मौजूद है, हमारी आर्मी मौजूद है। 2 डिवीजन है। तो फिर नुक्ता क्या है एजाज? माजरत के साथ मैं समझ नहीं पा रही, मैं ना वहां पर पहुंच नहीं पा रही। मैं जरा बुनियादी एक कंसर्न को एड्रेस कर लूं मज़ीद साहब के साथ, फिर मैं वापस आपके पास घूम के आती हूं और मजीद इसको डिस्कस करते हैं। एक लाइन अलीना, मैं एक लाइन प्लीज मुख्तसर रखिए। मैं एक लाइन तो बात समझ लीजिए कि देखिए इस सारे मामले में हमारी फौज ऑलरेडी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं तनकीद का निशाना बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो फौज को अटैक कर रही है, जो फौज के बिल्कुल सही है। एक तो पॉलिटिकल रोल, एक उनका जो जेन्युइन रोल है सिक्योरिटी का। सर मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन मुझे अल्टरनेटिव बताएं ना, फिर सोल्यूशन क्या है? क्या हम दहशतगर्दी के लिए फौज को वापस घसीट लें और पुलिस को आगे कर दें? उसके लिए आपको पुलिस को मजबूत करना होगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको मजबूत करना होगा, फौज की जरूरत है। ठीक है, मजीद बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब, जहाँ एजाज सैयद साहब बिल्कुल बुनियादी और उसूली बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी जाहिरी बात है वक्त है, स्टेप्स लेने चाहिए उसके लिए। ये जो कानून साजी की जा रही है और बड़ी इस वक्त कमेटी के सामने है, आप क्या समझते हैं ये सही डायरेक्शन में सही स्टेप है या मज़ीद इसमें कुछ बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए, हमने 2-3 चीज़ें की हैं इतने सालों में दहशतगर्दी से निमटने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाक़यात में मासिवाए कराची के मैं कह सकता हूँ कि कमी नहीं नज़र आती। हमने 90s में, जिस तरह अभी एजाज भी बात कर रहे थे, 90s में हमने सेक्टेरियन और एथनिक जो दहशतगर्दी थी उससे निमटने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का, और कई हज़ार लोग एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में मार दिए। और ये पॉलिसी कोई अनरिटन पॉलिसी नहीं थी, ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। फिर हमने एक तरीक़ाकार बनाया कि जी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जैसे APS वाला वाक़या हुआ, APS के वाक़यात में बहुत से लोग जो उसमें मुलव्विस थे उनको पकड़ा गया और उनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई, उनको बहुत लोगों को सज़ाए मौत हो गई। लेकिन जो उसका मास्टरमाइंड था, जो कस्टडी में था, और कस्टडी भी पुलिस कस्टडी नहीं थी, वो वहाँ से निकल के चला जाता है और आज तक पता नहीं कि वो कहाँ है और हम उसे नहीं पकड़ पाते। जो तहरीरी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमने आसिफ बशीर चौधरी ने भी, एजाज ने भी, सब ने बात की, वो तो एक किताबी चीज़ें हैं। ग्राउंड पे क्या होता है, ये जो आप 3 महीने की बात कर रहे हैं ना, 3 महीने बाद तो कम से कम, मैं तो 3 महीने बहुत ही वैसे कह रहा हूँ, वरना तो मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि जिन लोगों को 3-3, 4-4 साल तक बग़ैर किसी अदालत में पेश किए जो है रखा जाता है और रखा गया है। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स को पेश किया गया जो पिछले 5 साल से कस्टडी में था, और जब वो पेश किया गया तो वो स्ट्रेचर पे था
और जब उसको छोड़ा गया तो उसके चंद महीनों बाद उसकी डेथ हो गई। तो हमारे यहाँ जो जब शो किया जाता है ना कि ये 3 महीने तक डिटेंशन है, तो ऑलरेडी वो शख्स महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से ऑलरेडी उनकी कस्टडी में होता है, और उसके साथ फिर क्या होता है वो फिर उसको शो किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं जो हम किताबी कवानीन बनाते हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, देखिए 97 का एक्ट बना। 97 के एक्ट में क्या था कि जिस शख्स को एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया जाएगा उसका 1 हफ्ते में ट्रायल होगा और 1 हफ्ते बाद उसको सज़ा होगी। उसमें बढ़ते गए, हमारे कुछ हाई कोर्ट के जजेस का एतराज़ आया, कुछ लॉयर्स का एतराज़ आया, वो बात महीनों में चली गई। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में सालों में केसेस होते हैं और फिर अपील में जाके मज़ीद 15-20 साल लगते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तो वो जो जिस्ट है कि आपने इंसदाद डिटरेंस के लिए जो चीज़ें की जाती हैं उसमें हम कामयाब नहीं हुए। हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ग्राउंड पे तो बहुत लड़ाई लगती है, लेकिन हमारे यहाँ इंटेलिजेंस वाइज, हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन वाइज, हमारे यहाँ जो डिटरेंस है उस अदरवाइज़ हम बहुत बुरी तरह नाकाम हैं। और हमारे यहाँ देख लें आप कि आपकी ऐसी अदालतें नहीं हैं जहाँ विटनेसेस प्रोटेक्शन का हमने कानून बनाया, क्या विटनेस प्रोटेक्ट हो पाए? नहीं हो पाए। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो टारगेट होते हैं, हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो टारगेट होते हैं, हमारे यहाँ जो जजेस हैं वो टारगेट होते हैं। आप बताएं कि जिन लोगों को इतने अरसे में पकड़ा गया, किसी को एक को सज़ा, 4 को आप मिसाल देना चाहेंगे कि 2016 में जब ये क्लॉज आया तो उसके बाद बहुत से इल्ज़ाम था कि केस का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल, मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल आप ये देखें ना कि हमने तो कलदम तंजीमों से मुज़ाकरात किए, हमने कलदम तंजीमों को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल किया, उनके लीडरान को, और किसी कोई छोटे उसमें केस में नहीं, बहुत बड़े बड़े केस में आसिफ को भी पता है और एजाज को भी पता है कि किन को लाया गया बाकायदा अपने लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए। तो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इतना सीरियस मसला है इस वक्त, चाहे वो आप बलूचिस्तान ले लें, चाहे केपी ले लें, चाहे और जगहों पे ले लें, लेकिन जो संजीदगी दिखानी चाहिए वो संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। और वो संजीदगी सिर्फ कवानीन बनाने से, और इसका ATC का आप देखें कि पॉलिटिकल कितना मिसयूज़ हुआ है। आप हर मुजाहरे में ATC लगा देते हैं, हर मुजाहरे में उसमें डिफ़ाइन है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दहशतगर्द कौन है, उसमें डिफ़ाइन है कि दहशतगर्दी के लिए जब आप किसी को पकड़ते हैं तो उसमें यहाँ आप हर पॉलिटिकल रैली पे में जो एक्टिविस्ट पकड़ते हैं। बेनज़ीर बात कर रही थी ना यही कि एक राय ये भी पाई जाती है कि वो जो दहशतगर्दों की डेफिनेशन है वो बड़ी मुबहम है, तो इस चीज़ के ऊपर भी देखने की ज़रूरत है। बेनज़ीर, इस चीज़ में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि किस तरह से जब 2016 के बाद ये कानून आया तो वहाँ पर बड़े ग्रेव कंसर्न्स थे, गलत तौर पर इस्तेमाल हुआ? अच्छा, कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में से किस किस्म के केसेस जाते हैं, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 80% जो केसेस थे अंडर ATA वो दहशतगर्दी के थे ही नहीं। तो इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कानून जो है वो किस तरह इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा मेरा सवाल है अलीना, ऑफ कोर्स, कि फौज के पास अलग से इख्तियार होना क्यों चाहिए कि वो डायरेक्शंस दे सकें? वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं और वो हुकूमत का हिस्सा है, तो उनको आप अलग से ये क्यों इख्तियार दे रहे हैं? और फौज के पास ये भी क्यों इख्तियार होना चाहिए कि वो तहकीकात भी कर सकें? हाँ ठीक है, अगर आप एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं और आपको कोई मालूमात चाहिए किसी भी सिक्योरिटी के मामले पे, तो आप फौज से ले सकते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी ले सकते हैं, लेकिन वो तहकीकात भी करें, वो कंप्लेन भी करें, वो डिटेंशन ऑर्डर भी दें। मुझे नहीं समझ आई कि इसके पीछे रीजनिंग क्या है। ठीक है, आसिफ आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, देखें दहशतगर्दी के कवानीन में हम तरमीम तो लेके आ जाते हैं, कहीं से भी कोई डिमांड आती है लॉ इन्फोर्सिंग इदारों से या कभी कभार आर्मी की तरफ से, जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी ही लैंडमार्क जजमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने दी थी जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में अक्टूबर 2019 में। और 5 साल पहले जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पार्लियामेंट को ये कहा था कि खुदा के लिए आप दहशतगर्दी की डेफिनेशन को रिविजिट करें और इसके साथ रुजू करें, क्योंकि कत्ल के हर मुकदमे में भी जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ा डाल दी जाती थी।
तो उसमें जो उन्होंने एक बुनियादी जो उस फैसले में लिखा था, 6 माह रिजर्व रहा था ये जजमेंट, और उन्होंने खुद लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि ज़ाती अनाद के जो केसेस हैं उनको इसमें से कम माइनस होना चाहिए। और फिर उन्होंने पार्लियामेंट को कहा था, लेकिन 5 साल के दौरान पार्लियामेंट ने इस दहशतगर्दी के इस कानून के जो है वो रिविजिट नहीं किया। और जो अभी हमारे मौजूदा दौर के तकाजे हैं, जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, हमें इस सारे कानून का असर-ए-नौ जायजा लेना चाहिए, एक जामे किस्म का कानून लाना चाहिए। ठीक है, अभी कमेटी के पास है, देखते हैं उसके अंदर क्या डिलिबरेशंस होती हैं और क्या कुछ अमेंड किया भी जाता है, नहीं किया जाता। बहरहाल हमारे तज्जियाकारों ने बहुत अच्छी तजावीज़ दी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक सियासी इशू है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दावा करती है कि वो एक फैसला कुन एहतजाज करने वाले हैं और इसके लिए वो बहुत सारे बंदे भी लेके आएंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इसी सिलसिले में ऐलानात भी हो रहे हैं, तैयारियां भी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बड़ी मुतमईन है। वो कहती है कि अगर किसी तरह भी केओस की सूरत हाल पैदा की गई तो फिर हम जानते हैं कि किस तरह से निपटना है। लेकिन ये सवाल बहरहाल ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये दावा कर रही है कि वो इस तरह की अब स्ट्रैटेजी अपनाएगी कि उसके न सिर्फ बानी की रिहाई हो, बल्कि उनकी जो जो डिमांड्स है वो पूरी करे और नताइज निकलेंगे इस एहतजाज के। सवाल यहाँ पर यह बनता है, क्या हुकूमत को इस एहतजाज से कोई ख़तरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि एक स्ट्रैटेजी रही है उनकी, बार बार एहतजाज की कॉल देती है लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता हो पाता, फिर जो उनका वोटर सपोर्टर है वो भी बड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाता है, और साथ ही में कि जो केओस की सूरत हाल बनती है उससे बड़ा बुरा इम्पैक्ट जाता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी इसका नुकसान हो सकता है? यही अपने तज्जियाकारों से हम जानते हैं। बेनज़ीर, क्या राय है आपकी, किसके लिए ये जो एहतजाजी हिकमत अमली या अब एहतजाज की कॉल है वो नुकसानदेह हो सकती है? दोनों के लिए अलीना, मेरी राय में, क्योंकि पीटीआई की पहले बात कर लेती है। उनकी तो मुझे लगता है कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है कि स्ट्रैटेजी है क्या, शायद कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जब इस एहतजाज के बारे में पूछा जाता है उनकी लीडरशिप से कि क्यों किया जा रहा है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कल रात को मैं शोएब शाहीन साहब को सुन रही थी, उनसे जब एहतजाज का पूछा गया तो उन्होंने कहा देखें तब्दीली आई है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा हमें लगता है कि शायद इंसाफ का निज़ाम बेहतर होगा। तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं उन पर भी ज़रा प्रेशर डालने की कोशिश की जाए इस एहतजाज से कि हमारी कई पिटिशंस हैं इलेक्शन के हवाले से, उनको टेकअप किया जाए। इसके अलावा ये भी सोच है कि अगले हफ्ते जो है वो अमेरिका में इलेक्शंस हैं, वहाँ पे शायद ट्रंप आ जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे और इमरान खान साहब को रिहा कर लेंगे। जो और उनकी बल्कि पीटीआई की जो अमेरिका में टीम है वो मिली भी है ट्रंप की डॉटर इन लॉ से जाके। जो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्यों सोच है कि एक शख्स जो अमेरिका फर्स्ट की बात करता है वो आते साथ इमरान खान फर्स्ट क्यों कहेगा और उसके क्यों नारे लगाएगा। फिर सलमान अकरम राजा साहब की अगर आप बात करें तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लगता है कि ये जो नई आईनी तरमीम की बातें कुछ चल रही हैं शायद उसको रोकने के लिए, वो प्रेशर डालने के लिए। जुल्फी बुखारी साहब से बात करें तो वो कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए एक ही एजेंडा है हमारा। तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी सूरत है। लगता है कि एजेंडाज है और सब अपनी अपनी, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ इसका एक ही मकसद है पीटीआई के लिए, वो ये कि जरा अपने कारकुनान को थोड़ा सा आप एक्टिव रखें, क्योंकि मौसम भी बेहतर हो रहा है, अब सर्दियां भी हैं, एहतजाज भी हो सकता है। लेकिन एक्टिव रखने के और बड़े तरीके हो सकते हैं ना। वाई ओनली दिस के जी बार बार एहतजाज के लिए निकल पड़ो करो। हुकूमत के लिए इसका क्या नुकसान होगा, ये जरा मुझे जल्दी से अगर आप बता दें। तो ये ऑपोजिशन में भी थे। देखिए हुकूमत के लिए इसलिए क्योंकि हुकूमत का रिएक्शन नहीं आता, हुकूमत का ओवर रिएक्शन आता है हर चीज में। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर गैर मामूली कोई एहतजाज होगा तो फिर गैर मामूली जो है इंतजामात लिए जाएंगे। क्यों? आप हुकूमत में हैं, आप ऑपोजिशन में तो नहीं है, आपको आइन और कानून के मुताबिक लेने चाहिए, और आप क्योंकि हुकूमत में हैं आपको मामला हल करना चाहिए। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ में मिलने नहीं देते इमरान खान साहब। वो दूध के तो नहीं वैसे जले हुए, लेकिन 9 मई के बाद तो सारे के सारे बस हाथ पांव फूल जाते हैं इनके एहतजाज के नाम पर। क्या करें? आसिफ बशीर चौधरी साहब, आप कहिएगा, हुकूमत या पीटीआई किसके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? देखें, ये दोनों तरफ से तो जो बयानात आते हैं वो सियासी नोयत के आते हैं। वो कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कहते हैं कि अटक पुल पार नहीं करने देंगे, और दोनों तरफ से कुछ भी नहीं होता। कुछ थोड़े बहुत प्रोटेस्टर्स आ भी गए थे यहाँ पे,
इनकी बात भी गलत साबित हुई थी और कोई बहुत बड़ी दुनिया नहीं आई थी यहाँ पे, वो भी बात ऐसे एग्जेजरेटेड होती है। मेरा ख्याल है इसमें जो बुनियादी तौर पे लूज़र होते हैं वो पीपल ऑफ पाकिस्तान हैं और हुकूमत पाकिस्तान होती है जो बतौर रियासत हमला काम होती है। फेयर नहीं है। मैंने 2 ऑप्शंस दिए आप लोगों को, थर्ड ऑप्शन कोई नहीं है, 2 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखें ये रियासत हमारी जो है ना, आप इसमें तीसरा ऑप्शन डालें कि रियासत का नुकसान होता है। देखें पिछले 6 हफ्ते इस्लामाबाद में कंटेनर लगे। अब होगा क्या, जिस दिन ये अनाउंस होगा ना, ये इस्लामाबाद सारा रेड जोन, इसके दाखिली खारजी रास्ते, यहाँ पे सारा हुकूमत रियासत वैसे सेम थिंग, क्योंकि ये सब दोनों एक ही पेज पे लग रही हैं और दोनों एक ही चीज़ है। मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में कौन बिगर लूज़र? देखिए, तहरीक इंसाफ को नुकसान क्या होगा? तहरीक इंसाफ ने रिजीम चेंज का नारा लगाया पाकिस्तान में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और अब वो अमेरिका में रिजीम चेंज का इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका में रिजीम चेंज होगी तो शायद उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और उसके बाद ही उनकी स्ट्रैटेजी का गालिबन ऐलान होगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल बनती है। अब ये उनके अपने जहन में है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो बहुत सी चीज़ें होंगी, ऐन मुमकिन हो और ऐन मुमकिन ना भी हो। अब तक तहरीक इंसाफ अपनी हर स्ट्रैटेजी में उस लिहाज से नाकाम नज़र आई कि वो उस तरह का दबाव हुकूमत पे ला पाए कि जिसकी वजह से चीज़ें उनके नुक्ते नज़र से कुछ बेहतर हों, लेकिन वो नहीं हो सका। हुकूमत का हमेशा नुकसान ये होता है कि हुकूमत की जो ओवर रिएक्शन जिसकी बेनज़ीर बात करी थी, उसके नतीजे में अब जैसे इस्लामाबाद अगर फ़र्ज़ करें दोबारा सीज हो जाता है और एक मरतबा फिर जो है वो चीज़ें होती हैं, तो जब आप लोगों को तकलीफ़ होती है तो वो अपोजिशन को बुरा नहीं कहते। लोग हमेशा हुकूमत को ही कहते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत भाई आप इससे पहले ही क्यों नहीं। एक सेकंड ना, लेकिन जब इस तरह की चीज़ होती है पहली जहन में ये नहीं होते फिर ये तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज करने निकल गए, क्या ओफो, ये थॉट नहीं आती? ये थॉट्स इसलिए नहीं आती कि हमेशा ये, चाहे आज अगर पीटीआई की हुकूमत होती और दूसरी अपोजिशन कर रही होती, तब भी उस गवर्नमेंट को ही लोग कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आप इस मसले को हल क्यों नहीं करवाते, इस मसले को हल क्यों नहीं करते लोगों के। तो ये उनकी बेसिकली रिएक्शन लोगों का आमतौर पे होता है। तो गवर्नमेंट हमेशा डिसएडवांटेजेस में रहती है, चाहे अपोजिशन जो है सड़कों पे आ जाए चाहे वो, लेकिन गवर्नमेंट का जो काउंटर वो होता है उससे नुकसान होता है। एजाज, आपकी क्या राय है? देखिए, अल्टीमेटली जो बात है वो पाकिस्तान का नुकसान होता है, और ये जो बात अली अमीन गंडापुर साहब ने कही है, मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब सिर्फ पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर है उसके ऊपर रिलाय नहीं कर रहे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में जाएं तो पीटीएम जो है उसकी स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है, पीटीआई से ज्यादा है, और इतनी ज्यादा है कि अभी जो जिरगा हुआ था उस जिरगा में तमाम जमातों के लोग मौजूद थे बिला शिरकत गैरे, और उस जिरगे की डिमांड में वो जो ऐलानात किए गए थे उसमें एक ऐलान था कि हम 2 से 2.5 लाख बंदा इकट्ठा करेंगे। तो मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर जो बात कर रहे हैं वो डिपेंड पीटीआई के क्राउड पर कम, जो पश्तून क्राउड है उसके ऊपर ज्यादा कर रहे हैं, जो कि पीटीएम का है। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा होगा, लेकिन ये बात अल्टीमेटली जरूर है कि जो नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट होगा वो बड़ा एडवर्स होगा। अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पाकिस्तान का। अच्छा सर, अब बड़ी खबरें होती हैं आपके पास। एक चीज़ ऐसे ही कंस्पिरेसी थ्योरी का सवाल मेरे जहन में आया है। इमरान खान साहब की रिहाई की बड़ी बातें चल रही हैं, तो क्या इन बातों में या कयास आराइयों में कोई हकीकत हो सकती है जो ये नवंबर के लिए इतना बड़ा एहतजाज भी फिर प्लान कर लिया गया और उससे मंसूब किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको एक पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पर पेश किया जा सके? मेरे ख्याल में आप नवंबर तो क्या दिसंबर भी लिख लें, इमरान खान साहब अभी इस साल तो रिहा होते हुए मुझे दूर दूर जाते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे दीगर एहतजाजों की खबरें थी या प्लानिंग थी, उसी तरह उसी तसलसल का आपको एक कड़ी लगती है? देखिए, एक डेवलपमेंट जरूर हुई है और वो डेवलपमेंट है जो बुशरा बीबी की रिहाई। ये डेवलपमेंट जरूर हुई है, और बुशरा बीबी की रिहाई के बाद जो चीजें सामने आई हैं वो 2 बंदों का रोल हमने देखा है वो इंक्रीज है। एक बुशरा बीबी और दूसरा अली अमीन गंडापुर। बुशरा बीबी हमने देखा कि सियासत में आई हैं, उन्होंने पार्टी इजलास किया है, लेकिन ना तो बुशरा बीबी ने किसी एहतजाज का ऐलान किया है और ना ही किसी एहतजाजी कोई तारीख दी है, और यही अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी जहां तक मेरी मालूमात है कोई तारीख नहीं आई। तो असल में बुशरा बीबी की जो रिहाई है उसके बाद एक सीबीएम्स होंगे। सीबीएम्स का मतलब ये कुछ ऐसे इकदाम करेंगे जिससे ये साबित हो कि ये अच्छे बच्चे हैं, ये चलने देंगे सिस्टम को, तो तभी कोई आगे बात बढ़ सकती है। सर, लेकिन अली अमीन साहब तो कहे हमारे हैं, हम कफन बांध कर आ रहे हैं।
देखिए वो अली अमीन गंडापुर इसलिए कहते रहेंगे कि बुशरा बीबी ने ही इमरान खान साहब को समझाना है, क्योंकि इमरान खान साहब अभी तक, या बानी पीटीआई जो है वो अभी तक अपना एक स्टैंड लिए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने पीटीआई को प्रोटेस्ट बना दिया हुआ है, तो उसको अली अमीन गंडापुर तो नहीं समझा सकते। अच्छा, अली अमीन गंडापुर, क्या आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि ये एहतजाजी तहरीक के ऐलानात होते रहेंगे, कोई तारीख का ऐलान नहीं होगा? देखिए इस सारे मामले में ना एक खबर मैं आपको बताता चलूं कि जब बुशरा बीबी रिहा नहीं हुई थी तो अली अमीन गंडापुर, आपको पता है तमाम जगहों पे वो राब्ते में हैं, और जाहिर है उनकी पोजीशन भी ऐसी है, वो तमाम जगहों से राब्ते में रहते भी हैं। अली अमीन गंडापुर को कहा जाता था कि वो खान को संभाले, या बानी पीटीआई को अली अमीन गंडापुर को कहा जाता था कि वो संभाले उनको। तो एट वन टाइम अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर डाउट हो जाएगा, तो ये काम मेरे साथ कोई मौसर तरीके से कर सकता है तो वो बुशरा बीबी है। तो बुशरा बीबी की रिहाई का जो प्रोसेस सारा शुरू हुआ वो इस तरीके से हुआ, और बुशरा बीबी भी जो मुतलका लोग हैं उनसे राब्ते में रहती रही। इंटरेस्टिंग। विद दैट आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।